हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एडवांस्ड फिजिक्स सेक्शन ऑफ द थ्योरी। आज हम लोग मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे इस इक्वेशन का हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास मैक्सवेल का इक्वेशन क्या है, जो कि है डेल डॉट ई, जो कि इक्वल्स है रो बाई एप्सिलॉन नॉट टाइप। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एक स्फीयर की, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं। तो गॉस लॉ के हिसाब से अगर देखें तो इस चार्ज से जो हमारे पास फ्लक्स जाएंगे, चार्ज से चारों तरफ जो फ्लक्स जाएंगे, वो हमारे पास वो इक्वल होगा ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। हम लोग क्यू को वॉल्यूम इंटीग्रल के टर्म में लिख सकते हैं, जो कि होता है हमारा रो डीबी। मान इस इक्वेशन को हम क्यू के जगह पर पुट कर दें तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। आप देख रहे हैं कि ये जो एल इस इक्वेशन 1 का जो एलएचएस है वो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है, और अगर आरएचएस की साइड देखें तो ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो हमें दोनों में से किसी एक इंटीग्रल को या तो सरफेस में या तो वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग एलएचएस साइड वाले इक्वेशन को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे कि वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास और एलिमेंट्री सरफेस वो भी हमारे पास वेक्टर ही होता है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिला के हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमारा इंटीग्रल इक्वल है, यानी कि इंटीग्रैंड भी इक्वल होंगे, और डीवी को एक दूसरे से हम कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। यही है हमारा दोस्तों मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। इसी इक्वेशन को गॉस का डिफरेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस इक्वेशन। अगर चाहे तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में भी इसे लिख सकते हैं। बस इसे क्या करना पड़ेगा, इसके इसके इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा। हमारा डी जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डी, और डी हमारा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ई के बराबर होता है। तो ये ध्यान रहे दोनों में ये दोनों इक्वेशन है, दोनों एक ही फॉर्म है, बस अलग तरीके से लिखा हुआ है। यही है हमारा दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। याद रहे दोस्तों कि मैक्सवेल वो पहले इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड को नापा था, और ये बताया था कि हमारा जो विजिबल लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिमिलर है। आज हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। तो ये इक्वेशन है डेल डॉट बी, ये हमारा 0 के बराबर होता है। तो इसी के प्रूफ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कि पहले ये देख लेते हैं कि ये इक्वेशन बोल क्या रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेल हमारा डाइवर्जेंस को डिनोट कर रहा है, कि ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है, और बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो 0 होता है। यानी कि ये इक्वेशन सिग्निफाई ये कर रहा है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो चलते हैं इस इक्वेशन की प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। कैसे इस इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करना होगा कि हमें गॉस लॉ मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ देखते हैं कि गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉस लॉ होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, ये हमारा 0 होता है। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा 1 है।
अब क्या है कि ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है, तो इसे हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना होगा। तो चलिए हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहे हैं एबव इक्वेशन में। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाने से यही हमारा फायदा है कि ये जो इक्वेशन वन है सरफेस इंटीग्रल में जो है वो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा टू है। अब क्या है कि देखा जाए तो इक्वेशन वन और टू का एलएचएस हमारा इक्वल है, मतलब क्या है कि इक्वेशन हमारा आरएचएस भी इक्वल होगा। तो हम एलएचएस इक्वल कर एलएचएस, सिंस एलएचएस हमारा इक्वल है तो आरएचएस हम इक्वल करते हैं इक्वेशन वन और टू से। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट बी इंटू डी भी, ये हमारा जीरो के बराबर है। इस इक्वेशन से दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा डीवी जो है वो जीरो हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा डेल डॉट बी है वो जीरो हो जाए। सिंस किसी भी एलिमेंट का वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हमारा डेल डॉट बी जीरो हो जाए। ये हमारा मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर बात करें इस इक्वेशन की, तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रहे दोस्तों कि अगर कोई भी मैग्नेट है हमारे पास, जिसमें मान लेते हैं ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगर इसे हम बीच से अगर हम क्या कर दें, तोड़ भी दे, तो फिर से हमारा नॉर्थ और साउथ फिर से हमारा मैग्नेट में डेवलप हो जाएगा, चाहे हम इसे कितनी बार भी क्यों ना तोड़े। इस इक्वेशन का मतलब ही यही है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा मतलब ये हुआ इस इक्वेशन का कि ये जो हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो क्लोज्ड लूप बनाएंगे। बोल लेते हैं कि हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे, जहां पे ये नॉर्थ से इमर्ज होगा और साउथ में इंटर करेगा। यानी कि ये देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या बना रहा है हमारा, ये एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज क्लोज्ड लूप ही बनाता है। लोग मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या। तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन हमारा ये है, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी। ये डेल क्रॉस ई माइनस डीवी बाई डी टी, ये है हमारा मैक्सवेल इक्वेशन। ये बोल क्या रहा है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा निगेटिव में। तो इसी के प्रूफ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि डेल क्रॉस ई जो होता है वो हमारा जीरो के बराबर होता है। ये वाला केस हमारा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड या तो जीरो हो जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट हो, तभी ये केस हमारा पॉसिबल है। अदरवाइज ये हमारा रहता है। यानी कि ये हमारा क्या है, एक जनरल अप्रोच है हमारे पास। ये क्या है, एक जनरल अप्रोच है। तो इसी को हम लोग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसे हम लोग प्रूव करने के लिए हमें फराडे लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फराडे ने दो लॉ दिए, माइकल फराडे, उन्होंने दो लॉ दिए ईएमआई में। पहला लॉ क्या बोलता है कि अब जब भी जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी लूप से, तो हम उस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो ईएमएफ के बराबर होगा। यानी कि फराडे लॉ से अगर हम देखें,
तो हमारा जो ईएमएफ होगा ये हमारा क्या, माइनस d5b बाई dt के बराबर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ईएमएफ हमारा जो प्रोड्यूस हो रहा है लूप में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसलिए हमारा माइनस साइन आ रहा है। अब हम लोग गॉस लॉ के देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, तो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमारा क्या बोलता है कि फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप के, वो क्या है, सरफेस इंटीग्रल है बी डॉट ds के। ये ध्यान रखना है कि सरफेस इंटीग्रल है हमारा बी डॉट ds के। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, इक्वेशन 2 है। अब क्या है कि इस फाई की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फाई बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे कि फाई बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट करने पे हमें ईएमएफ ये देखने को मिलेंगे, यानी कि डीवी बाई डी टी डॉट डी एस। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा 3 है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट में याद करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो लाइन इंटीग्रल होता है हमारा ई डॉट डी एल के। यानी कि क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट से अगर हम ध्यान लगाए तो हमारे पास जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, ये हमारा लाइन इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एल के। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, 4 है। तो इक्वेशन 3 और 4 को मिला के हम लोग इक्वेशन 3 और 4 को मिला के लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 और 4 को मिला के हम लोग लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल ये हमारा बराबर होगा निगेटिव ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीवी बाई डी टी डॉट डी एस के। ये मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 है। अब क्या है कि एक तरफ हमारा लाइन इंटीग्रल है, दूसरी तरफ सरफेस इंटीग्रल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इक्वेशन 5 के एलएचएस को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा। सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्टोक्स थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। ये ध्यान रहे यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल फिजिक्स के इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, स्टोक्स थ्योरम का। तो अब हम क्या है कि इक्वेशन 5 और 6 को मिला के लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 और 6 को मिला के लिख सकते हैं क्या कि हमारे सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई डॉट डी एस ये हमारा बराबर है सरफेस इंटीग्रल, निगेटिव सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीवी बाई डी टी डॉट डी एस के। अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई प्लस डीवी बाई डी टी डॉट डी एस जो कि 0 के बराबर होगा। इस इक्वेशन से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हमारा ds जो हो जाए वो 0 के बराबर हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि डेल क्रॉस ई प्लस डीवी बाई डी टी ये हमारा 0 के बराबर हो जाए। किसी भी आर्बिट्री सरफेस के लिए ये हमारा 0 नहीं हो सकता, यानी कि यही कंडीशन मैथमेटिकली हमारा सेटिस्फाई हो रहा। मतलब कि डेल क्रॉस ई अगर हम देखें तो वो हमारा माइनस डीवी बाई डी टी के बराबर हो रहा है। तो यही इक्वेशन को मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन बोला जाता है। तो आज हम लोग मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले अगर देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि
कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे वेक्टर और डी बाई डी टी। इसी के प्रूफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये हमारा है क्या। तो यहाँ पे ये हमारा डेल है, एच हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जे हमारा करंट डेंसिटी और डी हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। तो देखते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि कैसे इस इक्वेशन को प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। प्रूफ करने से पहले एक बात बता दें कि ये हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है, यानी कि इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसके बारे में चलिए अब प्रूफ के बारे में बात करते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से ये स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ये हमारा म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब क्या है यहाँ पे कि ये हमारा लाइन इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल को हमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होगा। तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हमें स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा हमारा डेल डॉट बी डॉट डी एस के। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिला के लिख सकते हैं। हमारा LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होंगे। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डॉट डी एस ये हमारा बराबर है म्यू नॉट आई के। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, 3 है। आई को अगर हम करंट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं तो सर आई सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एच, ये जो है हमारा करंट डेंसिटी है और डी एच एलिमेंट्री सरफेस एरिया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब क्या है कि इक्वेशन 3 और 4 को मिला के लिख सकते हैं हम लोग। अगर 3 और 4 को मिला के लिखे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डॉट डी एस ये हमारा म्यू नॉट और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये डॉट डी एस के बराबर होगा। रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डी एस माइनस म्यू नॉट ये डॉट डी एस ये 0 के हमारा बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, डेल क्रॉस बी माइनस डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे डी एस ये हमारा 0 के बराबर है। दो पॉसिबिलिटी इस इक्वेशन से देखने को मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ds जो है हमारा वो 0 के बराबर हो जाए, या फिर डेल क्रॉस बी
माइनस म्यू नॉट जे ये 0 के बराबर हो जाए। किसी भी सरफेस के लिए उसका, कोई भी सरफेस के लिए सरफेस एरिया 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। और यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारे पास करेक्ट है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे। ये पॉसिबिलिटी, ये हमारा मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है, लॉजिक हमारा अलाउ नहीं कर रहा है कि डीएस जो है किसी भी सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो दोस्तों अगर देखें तो यही है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यही हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब ये लॉ अगर देखें तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही नहीं है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फिर ये लॉ हमारा क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। इसके लिए एम्पियर ने एक मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। उस मॉडिफिकेशन को जानने से पहले जान लेते हैं कि क्यों हमें इस मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी है। तो सिंपल से एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे कैपेसिटर हमारा क्या लगा हुआ है। तो एम्पियर ने ये कहा कि जब हमारे पास क्या होगा कि किसी भी सर्किट में आई करंट फ्लो करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। लेकिन वही मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम मान लेते हैं कि इसी सर्किट में हम एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो कैपेसिटर पे यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। और क्यों चार्ज, क्योंकि टाइम के साथ स्टोर हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स, आई सॉरी प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। सो इसलिए हमें ये इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास है इक्वेशन, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस मॉडिफिकेशन के लिए मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया यानी कि इसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की। उस न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें इसमें न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग इस इक्वेशन को डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, इसे लिख सकते हैं हम लोग डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। क्यों, क्योंकि हमारा बी बाई म्यू नॉट एच के बराबर है, एच वेक्टर के बराबर है। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच ये हमारा डेल डॉट जे के बराबर है। अगर वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास डेल डॉट डेल क्रॉस एच है, ये 0 के बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन एक यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखें तो हमारे पास डेल डॉट जे प्लस 0/dt ये 0 के बराबर होता है। यानी कि डेल डॉट जे ये हमारा माइनस ऑफ 0/dt के बराबर है। अगर हम इक्वेशन ए और बी को देखें तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन ए और बी को देखें तो एक में हमारा डेल डॉट जे 0 के बराबर है और एक में हमारा डेल डॉट जे माइनस 0/dt के बराबर है। यानी कि इक्वेशन बी, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कि इसीलिए मैक्सवेल ने यहाँ पे मॉडिफाई किया कि यहाँ पे मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन आता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि उसमें एक
नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया कि डेल क्रॉस एच जो था उसमें, जो कि हमारा जे की इक्वल है, उन्होंने उसमें एक जेडी, एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जेडी क्या है? हमारा एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हमें ये फाइंड करना है कि ये जेडी है, ये किसके इक्वल टू है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच, ये हमारा डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जेडी के बराबर है। मैथमेटिक्स, वेक्टर मैथमेटिक्स से देखें तो ये हमारा 0 के बराबर होगा। सो 0 इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जेडी, यानी कि डेल डॉट जे ये हमारा माइनस ऑफ डेल डॉट जेडी के बराबर है। अब इक्वेशन बी से देखें तो डेल डॉट, फ्रॉम इक्वेशन बी अगर हम देखें कि डेल डॉट जे ये हमारा माइनस डी रो बाई डी टी के बराबर है, तो माइनस जे डी। तो माइनस से माइनस हमारा क्या, ये खत्म हो गया। तो डेल डॉट जे डी ये हमारा डी रो बाई डी टी आया है। इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास फ्री है। तो डी जे डी को, डेल डॉट जे डी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा डी है, तो इसे लिख सकते हैं डी रो बाई डी टी डेल डॉट जे डी। तो मैक्सवेल के पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग डेल डॉट डी इक्वल टू रो। इसे हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें तो डी बाई डी टी डेल डॉट डी ये हमारा डेल डॉट जे डी के बराबर आएगा। डेल से डेल हमारा कैंसिल हो गया, तो जे डी हमारा डी बाई डी टी डी के बराबर है। अब इसे हम लोग एम्पियर्स के मॉडिफाइड इक्वेशन में पुट करें तो एम्पियर्स का मॉडिफाइड इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी। इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करें तो हमारे पास डेल क्रॉस एच जे प्लस डी बाई डी टी डी के बराबर आएगा। इसी को हम लोग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए और ये 4 इक्वेशन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बेस बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द थ्योरी। जय विज्ञान।